हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद अकेडमी में। और इस सेशन में हमने बीपीएससी के 38वीं से लेकर 66 तक के पूछे गए सारे क्वेश्चन को हमने टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें आज हम इतिहास को कवर करेंगे। और इतिहास में हम 3 भागों में कवर करेंगे: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को आज कवर करते हैं, और ऐसे ही हम भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान के भी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य, जी अस्थायी जीवन मिला है, तो यहाँ पर जब कृषि और पशुपालन का जब प्राचीनतम साक्ष्य में, तो यह अस्थायी जीवन का भी प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको वैद कैल्कोलिथ युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। यहाँ से तांबे के औजार के पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिला है। इन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है, जिसमें मृद भांडों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। यह भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है, जिसमें लेखन का ज्ञान तो था परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है, जहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। लोथल गुजरात में पड़ता है, जो भोगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराडोटा का साक्ष्य प्राप्त है? टेराडोटा का साक्ष्य मिला है बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से टेराडोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हुए? तो कालीबंगा से मिले हुए। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, और यहाँ पर जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो NA-BA स्मिथ जी इतिहासकार और भारतविद कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, जबकि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। बुजागोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बुजागोई जो एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं। इसे प्रमुख
देवताओं का, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासिक का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। यह वर्तमान में रावी नदी के तट पर, वर्तमान में इसे रावी नदी कहा जाता है। यहाँ पर राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें 9वें मंडल में 114 मंत्र जो सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजोत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? तो सोम तथा और इस पेय पर नामांकित देवता का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र इसके रचनाकार विश्वामित्र हुए। यह ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? यह 6/6/2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर होगा वैशिष्टि। वैशिष्टि क्या प्रवर्तक है? महर्षि कर्णाद। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली जिला में है। कुंडग्राम जिसका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लीची गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी। पावापुरी ये राजगृह के समीप स्थित है। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पति का नाम यशोदा था। उनसे एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। उसका विवाह जमाली क्षत्रिय से हुआ था, जो उनके दामाद थे, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गया। उनके प्रथम शिष्य थे। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुतरवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। प्रथम जो उपदेश दिए थे उन्हें धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? तो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। महात्मा बुद्ध जब वहां पहुंचे तो चंदू नामक लुहार के आम्रवाटिका में ठहरे थे। उन्होंने शुक्रमंद के मांस खाने से उनके अति रक्तसार हो गया था, जिससे भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई तथा
बाद में उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। जब बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक है बौद्ध की। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। पहला विनय पिटक, दूसरा का आनंद पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक। विनय पिटक के उपालि थे और सूत पिटक के आनंद थे। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम थे, आचार था, जबकि जबकि सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन थे। और तीसरा था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। क्वेश्चन है त्रिरत्न या त्रिरत्न से जैसे सटीक ज्ञान, आस्था और सटीक क्रिया से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। आत्मदमन जैन में किया जाता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला जाकर वहां पर अन्न और अन्न जल त्याग कर अपने शरीर को त्याग दिया था। तो आत्मदमन हो गया। तो ये जैन में होता है। नेक्स्ट है बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह पंचम पीढ़ी का है, किंतु बाद में बीपीएससी ने इसे क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है विवादित होने के कारण। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूपों में किया गया था? आजीविकों के लिए। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ अशोक ने बराबर में तथा दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों काटकर आजीविकों के लिए आवास बनवाए थे, जिसमें अशोक के बराबर पहाड़ी गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर चौपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध हुई। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। नेक्स्ट किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा किया गया था। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल में सर्वप्रमुख गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी और तथा राजधानी अपना राजगीर से पटना स्थानांतरित किया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो उदयन ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली ने लिच्छवियों के विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या गिरिवृह थी।
नेक्स्ट, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश नाम था। जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट, 34, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। सेल्यूकस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रथम सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि का पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नेरियाकस, अनेर्सिकस, अस्तियोबुलस तथा मेगास्थनीज। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका जो मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। इसे प्रशासन, जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था उसमें 30 सदस्य थे। 30 सदस्यों को 6 समितियों में विभाजित किया। प्रत्येक 6 समितियों में प्रत्येक में 5-5 थे, 5-5 सदस्य थे। 6 30 हो गए टोटल। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमुत शुंग ने के द्वारा 184 ईस्वी में कर दी गई थी तथा शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। यह कलिंग तथा चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राटों में से एक था। यह उड़ीसा प्रांत के क्षेत्र में क्या होता है, हाथी गुफा, उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसी अभिलेख से खारवेल का इतिहास जानने के एकमात्र स्रोत हाथी गुफा अभिलेख जो प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका हो जाएगा महावेगनंद और चेदी वंश था। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन का एकमात्र साधन जो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयागप्रस्ती में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन है। प्रयागप्रस्ती के लेखक हरिसेन है। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। तो हुड़ों को पराजित किया था स्कंदगुप्त।
जिसका शासनकाल 455 ईस्वी में था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के भूमि को अप्रहस्त कहा गया है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। अप्रहत भूमि कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंगमिंग ने भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ई, क्योंकि चीनी यात्री, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, चीनी यात्री 515 से 520 के बीच। तो चीनी यात्री सुंगमिंग 518 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी चीनी, तो हेनसांग था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत का आगमन हुआ था इसका। यह भारत में 629 में प्रस्थान किया था। अपनी यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा था जिसे सियुकी कहा गया है। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। कल्हड़ जयसिंह के शासनकाल में था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान ने चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट है, 50 नंबर, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव, एक महान योद्धा थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। हरि सिंह था। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इनकी पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्होंने पंजी व्यवस्था, हरि सिंह। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में शूद्रों का उल्लेख हुआ था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था। पहला निर्वसित और अनिर्वसित, जिसमें पहले प्रकार के शूद्र को अस्पृश्य माना जाता था। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासन राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षा वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध नीति थी। महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण मतलब इनके मरने के बाद तो हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, कुषाण के शासनकाल में, कनिष्क के। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है। इनका सुमेल कीजिए। तो जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी स्थल पर
एक महाबोधि मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। संपन्न चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई थी। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था तथा इनकी पूजा की जाने लगी थी। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी वह वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रिक शासन व्यवस्था थी, वही वज्जी तथा मल नामक दो राज्यों में, वज्जी तथा मल दो राज्यों में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन पूछता है कि वज्जी कितने राज्यों का एक संघ था? तो 8 राज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसमें 16 महाजनपद कहा गया है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है तो गुप्त युग। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके मतलब अध्वांशेष के बड़ागांव गांव से दूर आज भी बिखरे हुए हैं। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालीदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेमचांग यहाँ आए थे जिन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन किया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नीचे 2 व्यक्ति जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण है महाविहार की राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ऑप्शन ए जाएगा दोनों ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। पतन होने का कारण राजकीय आश्रय मिलना बंद हो गया था, ये नहीं था। जब मुस्लिमों का जब आक्रमण हुआ था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उद्घाटन किस शताब्दी में हुआ था? तो 544 ईसा पूर्व में। तो 544 ईसा पूर्व हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी कौन थी? मगध की राजधानी विकल्प में 2 है, पाटलिपुत्र हो जाएगा और ग्रीविज हो जाएगा। तो मगध की राजधानी अगर प्राचीनतम पूछेगा तो ग्रीवरिज हो जाएगा। अगर मगध की राजधानी केवल पूछा है तो पाटलिपुत्र और राजगीर दोनों हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो प्राचीन महाजनपद में मगध की राजधानी ग्रीवरिज या राजगृह थी, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा, राजगृह या ग्रीवरिज। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासन किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है।
विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की ये मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त, विशाखा दत्त के लेखक है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल एवं कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। जियोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ियों का। पटना में बिहार के पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन का अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिसको खोजने का श्रेय स्पूनर महोदय को दिया गया है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। शिवाजी के राज्य प्रशासन में केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। 8 मंत्री कौन कौन थे? तो पहले पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेना पंडित, पंडितराव एवं न्यायाधीश थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में कार्य करते थे। इनका कार्य था राजा को परामर्श देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त किए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम तक था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक ने जलाशय में बहुत सी नहरें बनाई थी। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था। भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, केरलपुत और ताम्रपरी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। सिंघल अनुसूचियां, दीपवंश और महावंश। सिंघल अनुसूचियां मतलब ये श्रीलंका में सिंघल अनुसूचियां, उसमें दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र मुगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। अशोक के शिलालेख, नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। अशोक का इतिहास में मुख्यतः उन अभिलेखों से ज्ञात होता है। इनके अभिलेखों को 3 वर्गों में किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि।
प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेस, कनिंघम आदि विद्वानों का। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य संदेश था शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। बड़ों का सम्मान ऑप्शन हो जाएगा, तो इसलिए इस ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने सिंह को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने सिंह को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, इसलिए इनका जो प्रियदर्शी जो राजा थे उपाधियों को संबोधित किया जाता है। पुराने मुंह से अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। ये वस्तु ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे तथा विदेश नीति, आर्थिक संबंध हो जाएंगे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा था? ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसके लेखक अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 समितियों वाली 6 समितियों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। टोटल 30 सदस्य थे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? वस्तुतः पाटलिपुत्र पर गंगा और सोन के संगम पर हर्यवंशी उदय ने की थी। वो अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित की थी, किंतु ऑप्शन में नहीं होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य लेंगे। लेकिन बीपीएससी के पास ऑप्शन ई रहता है। तो अगर पूछेगा पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो उद्दीन हो जाएगा। और उद्दीन का जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो बीम किडफिशस ने कुषाण शासकों द्वारा बीम किडफिशस के द्वारा किया गया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहादेश में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा किडफिशस ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली निम्न से फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में फली थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कशीन में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने।
बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह 2 भागों में बट गया था, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कर वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार दिया गया था। वसुदेव ने जिस राजवंश की नींव डाली थी वह कर वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। हाथी गुफा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, हाथी गुफा अभिलेख के साथ जुड़ा है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। यह उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से इसका अभिलेख प्राप्त होता है। एकमात्र अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख जिसमें इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर पतन की ओर अग्रसर हुए। पूर्वतः गंगा घाटी में जो सर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में, तो उनमें से अधिकांश को गुप्त वंश में या तो त्याग दे या वहां का आवास विघटन हो गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? ताम्रलिपि। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, चीन, जावा, सुमात्रा आदि के व्यापार। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच है। यहाँ से पश्चिम देशों के लिए समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। इसलिए कल्याण और भड़ौच आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया उसमें स्पष्ट भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग था जो राजा कर के रूप में देना पड़ता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदंग तथा भागकर कहा गया है। उदंग और भागकर कहा गया गुप्त वंश में भूमि कर को। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? गुप्त वंश की। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ था। वरुण है गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो 98 का आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। शूद्रक को शल्य चिकित्सा का कहा जाता है, जबकि शूद्रक एक साहित्यकार भी थे और एक वो चिकित्सक भी थे, इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। 637 ईसा पूर्व में हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे।
नेक्स्ट है, हेनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। चीनी यात्री हेनसांग भारत शासन मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी जो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। हेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की थी। नेक्स्ट, कवि बाढ़ निवासी थे पाटलिपुत्र का। इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतकम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 671 ईस्वी में या 672 लेता है कभी कभी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कुमारगुप्त को शक्रादित्य की भी उपाधि दी गई थी। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य भी थी। तो कुमारगुप्त का हो जाएगा, शक्रादित्य भी बोलते हैं और महेंद्रादित्य भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत के बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? उसके रख रखाव तो अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। बालपुत्र देव, स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से तो देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन यह तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो के मंदिर में चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 के बीच बनाए थे। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र का नाम? विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यह भागलपुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का। संगम साहित्य में केवल चोर, चेल, पांडव राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। चोल, चेल और पांडव। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेरू विकसित विख्यात किसके लिए था? तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है, कावेरी नदी के तट पर। यह सूती वस्त्रों के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा था? तो विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। यह ग्रंथ मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। धुंधु राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज तृतीय भी या राज पिथौरा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय को राज पिथौरा के भी नाम से जाना जाता है।
जबकि पृथ्वीराज विजय है तो विजय पूछेगा तो जननायक हो जाएगा। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो भाष्य। भाष्य जो 13 नाटक उपलब्ध है, जिनमें से स्वप्नभाष दशा एक प्रमुख है। नेक्स्ट, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इनके प्रकृत चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है इसमें, कुमार संभवम में। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पनुह। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पनुह नागसेन द्वारा लिखित गई है, जिसमें हिंद यवन शासक मेलांडर के बीच और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। नेक्स्ट, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित्र पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल का ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं स्वायत्त शासी ग्रामीण संचालन के संचालन में परिलक्षित होती थी। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के आदि कार्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन शासक भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल, जो अपनी स्वायत्तशासी ग्रामीण संचालन के लिए परिलक्षित थी। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों का आदि का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार गोपुरम कहते थे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।